Hello student, good morning to all of you. I am Jitendra Kumar, geography teacher. This chapter we are going to the for 10th class. पिछले हमने लेक्चर में आप लोगों को फूड क्रॉप्स, कुछ पेय पदार्थ के बारे में, बिवरेज क्रॉप्स के बारे में, आइलसीड के बारे में भी हमने वर्णन कर चुका हूँ। सही तरह से हमने समझाया भी है, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी। अब हम लोग कुछ जो है ऐसे क्रॉप्स के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं जो फूड क्रॉप्स नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये सब चीजें जो हम क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं, ये औद्योगिक आधारभूत क्रॉप्स है। इससे उद्योग टिका हुआ है, इस पे बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी बनी हुई है। इसी फूड क्रॉप से इनको कच्चे माल की प्राप्ति भी होती है। जैसे हम जानेंगे रबड़, रबड़ एक इक्वाटोरियल क्रॉप मानी जाती है। ये खासकर स्पेशल कंडीशन में उगाया जाता है। ये ट्रॉपिकल, अब सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जाता है। इसके लिए लगभग रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। रबड़ कच्चा माल है, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। आज ये रबड़ जो है हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड तथा मेघालय के गारो हिल्स में उगाए जाते हैं। 2010-11 में इंडिया जो है पूरे संसार में चौथा स्थान रबड़ के उत्पादन में रखता था, लेकिन अब ये घट गया है। अब हम थोड़ा जानेंगे फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स का मतलब है रेशेदार, रेशे वाले जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। ये सब जो है ना मेन फाइबर क्रॉप्स माने जाते हैं। फर्स्ट इसमें एक हेम्प भी आता है, जिसको हम लोग पटुआ कहते हैं। इस करने क्रॉप्स जो है ना, खासकर ये फर्स्ट 3 क्रॉप्स मिट्टी के उत्पादन किए जाते हैं। और सिल्क जो है ना, वो मलबरी पेड़ पे रेशम के कीड़े से उत्पादन किए जाते हैं। ये मलबरी पेड़ों पे छोटे छोटे रेशम के कीड़े जो है ना पैदा किए जाते हैं। उसी हरी हरी पत्तियों को खा के ये जो है ना सिल्क वर्म बड़े होकर इसमें से सिल्क फाइबर उत्पादन करते हैं। सिल्क उत्पादन करने की क्रिया को ही सेरिकल्चर बोलते हैं। ये हमारे देश में भी कुछ खास स्टेट में, राज्य में उगाया जाता है। अब हम लोग वर्णन करेंगे कॉटन। देश का हमारा सबसे पुराना उद्योग कॉटन ही है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश का सबसे पुराना और आधारभूत उद्योग रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद में सबसे ज्यादा उद्योग इसी की मात्रा ज्यादा है। हमारे देश में विश्वास किया जाता है कि सबसे पहले कॉटन प्लांट का उत्पादन हमारे देश में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका वर्णन मिलता है। कॉटन का उत्पादन होने से हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री काफी बृहद मात्रा में फैली है। हमारा देश जो है ना चाइना के बाद दूसरा स्थान रखता है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने में। कॉटन जो खासकर ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। इसके लिए जो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है पकने के लिए। पकने के बाद वो गोला गोला टाइप का चारों तरफ खेत जो है ना एकदम उजला, बर्फ की चादर के समान उजला हो जाता है। इसके लिए 2 से 10 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। हमारे देश में जो है ना खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गोल्डन फाइबर इसलिए बोलते हैं कि जूट जो है ना सोने के कलर का होता है, सोने के जैसा रंग का होता है। इसके उत्पादन करने के लिए ड्रेन यानी कि नदियों के किनारे वाली मिट्टी जो काफी उपजाऊ होती है उसमें उगाया जाता है। खासकर जहाँ पे ज्यादा मात्रा में बाढ़ भी आती है, पानी जो रुक जाता है, उस एरिया में इसको उगाया जाता है। इसके लिए पकने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर होता है तो पकने के बाद वो रेशा उसको पीट के किसान लोग रेशे के रूप में निकालते हैं। ये हमारे देश में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है। आजकल जूट का प्रयोग जो है ना
बहुत कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल गनी बैग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जूट उद्योग में भारी कमी आई है। जूट उद्योग फैक्ट्रियां भी कम पड़ गई है, क्योंकि इसका जो है ना सिंथेटिक फाइबर से लोगों की मुकाबला करना पड़ रहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि आंतरिक और सांसनिक सुधार। हमें देखते आ रहे हैं कि जो भी चीजें हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत समय से हम सही तरह से उपयोग करते नहीं आ रहे हैं, जो आज हमें बहुत भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ उसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। सभी जगह आज सारे संसार में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पर्यावरण अब प्रदूषित हो गया। तो इसी आधार पे कहा जा रहा है कि हमारे देश का सबसे मुख्य धंधा एग्रीकल्चर है। हमारे देश की 65% जनता एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, लेकिन लगातार जमीन का प्रयोग करने से अब उसमें बहुत बड़ी बदलाव आ गई है। प्रोडक्शन जो है कम पड़ती जा रही है और पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ एग्रीकल्चर जगह होने के बाद, खेती होने के बाद भी इरिगेशन की सुविधा नहीं हो पाएगा। किसी किसान को HIV सीड नहीं मिल रहा है, सही तरह से उनको खेती करने की टिप्स भी नहीं मालूम है, जिससे उनको बहुत बड़ी सामना करना पड़ता है। कभी कभी मानसून का भी नेचर ऐसा हो जाता है, कहीं मानसून आता है कहीं नहीं आता है, तो बाढ़ लेके आता है, कहीं आता ही नहीं तो सूखा पड़ जाता है, जिससे हमारे देश का जो है ना GDP साथ साथ लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का जीवन स्तर भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। इसीलिए हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी को हर सुख सुविधा देने के लिए हमें कुछ संस्थागत सुधार करना पड़ेगा। हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम देते हैं जो भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है वो हमारे देश की आजादी के बाद आया। सबसे लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। भूमि सुधार में हमारे देश में 5 ईयर प्लान बनाया गया, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जब बनाया गया तो उसमें हमारे जो उत्तराधिकारी जमीन के होते हैं वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। उस टुकड़े से न बढ़ने के लिए इस योजना को चलाया गया। लैंड रिफॉर्म में सुधार करने से गवर्नमेंट को ये जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई। लोगों को ये समझाने जाया जा रहा है कि आप इस तरह से अपने जमीन को टुकड़ा मंडेल करें, पेमेंट नहीं करें। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारी पैकेज भी किया और साथ साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। 60 के बाद ये चला, जिसे हमारे देश में अनाज के उत्पादन में बेकाया वृद्धि, बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा, 60 गुना वृद्धि होने लगी। हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया, जिससे दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे हम सभी चीजों को टेक्नोलॉजी आधारित करने, खेती करने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए जाने लगे, बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे, HIV सीड आने लगी, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन हो सके। हमारे टेक्निकल रिफॉर्म होने लगे, उस टेक्निकल टूल्स बनाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्री बनने लगे। इससे हमारे देश के लोगों का रोजगार मिलने लगा। अगर कहीं सूखा आता है, कहीं बाढ़ आता है, फिर भी सरकार हमारी जो है ना इसको मैनेज कर लेती है, क्योंकि कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन करके लोगों के लिए अनाज भंडारण का भी ध्यान रखा जाने लगा। हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, कभी कभी महामारी फैल जाती है, तो इसमें बैंकों की सहारा ली जाती है, कहीं कहीं FICC की भी सहारा ली जाती है। जब किसान अपनी खेती करते हैं, अपने अनाज जब बर्बाद होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने KCC भी लोन लागू करना शुरू कर दिए, ताकि अनाज बर्बाद हुए तो किसान को भुखमरी नहीं है, उसके बदले में सरकार उनको भरपाई कर सके। धीरे धीरे समय समय पर हमारी सरकार ने किसानों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाती है, जिसमें आप खेती के बारे में सही तरह से जानकारी लेते रहें और कम जमीन में भी ज्यादा उत्पादन करते रहें। किस समय कौन सी फसल उगानी है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कितना उसमें टेम्परेचर चाहिए, किस मिट्टी का प्रयोग करना है, ये सब चीजें हमारी सरकार ने रेडियो या टेलीविजन के सहारे किसानों को जागृत करने की कोशिश करती रही है।